सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा है। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग के मांग पर टेलीग्राम चैनल भी बना दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जितना भी मैंने वीडियो बनाया है सारे के सारे मैंने उस पर PDF डाल रखा है। आप लोग PDF को हेल्प लेकर अपने नोट्स और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, बिहार स्पेशल में मैंने कम से कम 40+ टॉपिक को कवर कर दिया। तो आप सोच सकते हैं 40+ टॉपिक को कवर करने के बाद अगर वो सारे टॉपिक आप देख लेंगे तो आपका बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। छोटे से छोटे टॉपिक और बड़े से बड़े टॉपिक उसमें मैंने कवर कर दिया है। तो चलिए आज का जो है सेशन है वो है, मैं आज आपको CDPO का सेट प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CDPO का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, PT का। तो अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए सेट प्रैक्टिस करने पर सब लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने भी आपको कहा था कि मैं आपको BPSC का CDPO का सेट प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि CDPO का जो अभी तक एग्जाम हुआ है 3 बार हुआ है। एक 1998 में हुआ था, एक 2005 में हुआ था और एक 2018 में हुआ था। तो देखिए इसमें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप सेट प्रैक्टिस लीजिएगा CDPO को तो आपको सब में ये देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है BPSC बाल विकास परियोजना पदाधिकारी PD परीक्षा, देखिए 9/8/1998, यानी कि देख लीजिए डेट भी देख लीजिए कब ये एग्जाम हुआ था PT का, यानी BPSC CDPO का एग्जाम कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान देना है। इसमें क्या होगा कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। मैं आपको बता देती हूँ, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ इसमें। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि BPSC द्वारा आयोजित CDPO की इस प्रारंभिक परीक्षा यानी कि PT के समय झारखंड बिहार का ही अंग था तथा बिहार से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर आज के संदर्भ में दिए गए विकल्पों से भिन्न भी हो सकता है। क्यों ये बोला गया है कि झारखंड का? क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए 1998 है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2000 में ही ये बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसीलिए 1998 में जो CDPO का एग्जाम हुआ था उसमें झारखंड बिहार के साथ था। इसीलिए बोला गया है कि मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर अभी वर्तमान के समय में कुछ और होगा, तो इसका वजह एक ही है क्योंकि अब झारखंड बिहार से अलग हो चुका है। लेकिन जब ये CDPO का एग्जाम हुआ था 1998 में, तब झारखंड बिहार के साथ था। अब उसमें देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस प्रश्न पत्र के संख्या इतने में से लेकर समसामयिक प्रकृति तथा आज के संदर्भ में इनमें कुछ और उत्तर दिए और विकल्प भी भिन्न हो सकते हैं। वजह क्योंकि उस टाइम 1998 में क्या था कि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन 2000 में झारखंड अलग हो गया था। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्या करके। इस बुक का यानी BPSC का ये CDPO का जो बुक है उसका मैंने रिव्यू कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बुक रिव्यू में देख सकते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए किस तरीके से BPSC के CDPO में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आ गया कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन के साथ इसमें दिया हुआ है, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। 5 ऑप्शन तो इधर होने लगा है BPSC में, 4 ऑप्शन हुआ था। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो 4 ही ऑप्शन के साथ आपको मिलेगा। तो देखिए पहला में तिरहुत के राजा के साथ, सारंग के राजा के साथ, चेरो सरदार के साथ, उज्जैन सरदारों के साथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको मैं बता देती हूँ, ये हो जाएगा, ये तिरहुत के राजा के साथ गयासुद्दीन को 13वीं शताब्दी में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ जिसमें सूरत अधिवेशन था। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा 1907 हो जाएगा। इसी 1907 में जो सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, इसी में नरम गढ़ और गरम दल बट गए थे और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे राम बिहारी बोस कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, राम बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल बट गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है उसको पहली बार कब घोषित किया था। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 3 का हो जाएगा आपका आंसर A, यानी कि लाहौर के अधिवेशन में। कहाँ? तो लाहौर के अधिवेशन में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1929 में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज ने अपना लक्ष्य घोषित किया था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कब? तो 31 दिसंबर 1929 को ये कर रहे थे और यही 1929 को ही रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगिरित तिरंगे को लहराया था। इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार रावी नदी के तट पे ये भारतीय तिरंगा को लहराया गया था।
अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो यानी कि गांधी जी ने चंपारण की यात्रा 1917 में हुई थी या यात्रा की थी। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। यानी कि राजकुमार शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को पत्र लेकर ये चंपारण के नील विद्रोह, नील खेत के जो मजदूर थे उन पर जो अत्याचार हो रहा था उन्हीं के ओर ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ल थे और गांधी जी 1917 में आकर चंपारण आंदोलन किए थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में पूछा जा रहा है भगत सिंह सदस्य थे। यानी भगत सिंह किसके सदस्य? भगत सिंह देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, नेशनल सोशलिस्ट पब्लिक आर्मी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक आर्मी के, भारत रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी के या हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी के। तो जो ये आंसर हो जाएगा 5 का, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, 5 का आंसर बी हो जाएगा। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के सदस्य हुआ करते थे भगत सिंह। अब आगे देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि नील दर्पण के लेखक थे। तो जो नील दर्पण के लेखक थे आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इससे पहले भी मैंने एक सेट प्रैक्टिस करवाया था आप लोग को, उसमें बताया था कि नील दर्पण जब भी रहेगा तो आप दीनबंधु याद रखिएगा, दीनबंधु नील दर्पण, तो याद रखिएगा। इसका 6 का आंसर बी हो जाएगा। 7 के देखिए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गदर पार्टी के जो गदर पार्टी के संस्थापक जो लाला हरदयाल थे कहाँ किए थे, यानी गदर पार्टी की जो स्थापना कहाँ हुआ था, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि लाला लाजपत राय संबंधित रहे हैं। लाला लाजपत राय संबंधित रहे किससे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से या आर्य समाज से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी दोनों से, ए और बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी थे और आर्य समाज से थे। अब नेक्स्ट देखिए 9 से पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने सभ्य अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। अच्छे तरीके से जानते हैं कि गांधी जी ने सभ्य अवज्ञा का आंदोलन कब आरंभ किया था? तो 1930। इसका मैं डेट आपको बता देती हूँ, 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। और ये इसी टाइम सबने अवज्ञा आंदोलन जो था वो नमक कानून तोड़कर, नमक डांडी मार्च में, यानी कि नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया था। अब आगे देखिए 10 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो कब पारित किया था? तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा आपका, जो देख लीजिए कहाँ पारित किया था, कराची, लाहौर, कलकत्ता या फिर बम्बई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का आपका डी, यानी कि बम्बई में किया था। अब आगे देखिए नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के कौन प्रस्तावित नहीं है? तो मैंने आपको बताया था जब भी नहीं आए तो एक राउंड कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के योजना में कौन प्रस्तावित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं था, भारतीय संघ का निर्माण था, अंतरिम सरकार की भी स्थापना थी और संविधान सभा के लिए चुनाव भी थे, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। आप मुझे बताइएगा कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है अपने वीडियो में, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि इसकी स्थापना अंतरिम सरकार की कब हुई थी। नेक्स्ट देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? तो बंगाल विभाजन के जो छेड़ा गया था उस समय था वो स्वदेशी, वो चल रहा था उस टाइम। जो 12 का जो आंसर है वो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। और स्वदेशी आंदोलन, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको मैं बता देती हूँ कि 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। और इस समय जो कार्यकाल था वो लॉर्ड कर्जन का हुआ करता था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। अब आगे देखिए नेक्स्ट, चलो दिल्ली का नारा किससे संबंधित है? तो चलो दिल्ली का नारा से जो संबंधित है मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर ये हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी से। इंडियन नेशनल आर्मी से ही चलो दिल्ली का नारा संबंधित है। अब आगे देखिए 14 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917, सबसे पहले तो देखिए चंपारण जो हुआ था 1917, और जो चलाया गया था तो मोतिहारी में चलाया गया था। जो गांधी जी पे जो मुकदमा चलाया गया था वो मोतिहारी में चलाया गया था। अब 15 पूछ रहा है कि बिहार के बिहपुर की घटना से संबंधित है। तो देखिए पहला जो है सांप्रदायिक दंगा से संबंधित है बिहपुर, या फिर देखिए दूसरा जो आपको मैं बता देती हूँ ये है सत्याग्रह आंदोलन से है, या भारत छोड़ो आंदोलन से है, या मुस्लिम लीग के अधिवेशन से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15 का सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है।
नेक्स्ट देखिए 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 में ऐसा क्या था जो गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था? तो देखिए इसमें बिहार विद्यापीठ का किया था या फिर बिहार नेशनल कॉलेज का किया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1921 में दोनों हुआ था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ आपको 3 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो रहा है। यानी 1921 में गांधी जी यहाँ पे बिहार में ही थे और उस टाइम बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया था और बिहार नेशनल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए उसमें पूछ रहा है कि बिहार छात्र परिषद से संगठित कौन था? तो बिहार छात्र परिषद से संगठित कौन था? देखिए नाम मैं पढ़ देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महेश नारायण, हसन इमाम। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखिए उसके बाद सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो जो सदाकत आश्रम की जो स्थापना की थी वो मजरूल हक थे। मजरूल हक ने ही सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। इसमें क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लेकर ये पटना के दीघा में आकर वहाँ पर एक छोटा सा जगह में इनकी पढ़ाई वगैरह शुरुआत करवा दिया था और उसी का नाम सदाकत आश्रम रख दिया था। सदाकत आश्रम ये जो मरहूम हक थे होम रूल के अध्यक्षता भी की थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए स्वामी सहजानंद नेता थे। तो स्वामी सहजानंद जो नेता थे किसके थे? जनजातीय लोगों के, किसानों को, जमींदारों के या मजदूरों को? तो ये किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद जो थे वो किसानों के नेता थे। अब आगे देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 में पटना में पुलिस के गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो मैं आपको बता देती हूँ जी, इसकी जो संख्या थी पूरे के पूरे जो संख्या थी 10, 4, 7 या 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 लोग थे। 7 ऐसे स्टूडेंट थे भारत छोड़ो जो उस समय 11 अगस्त 1940 पटना सचिवालय में कांग्रेस के ध्वज फहराने के क्रम में ही इस 7 लोगों को गोली मार दिया गया था। और ये 7 लोग को जो अभी शहीद स्मारक पटना में सचिवालय के पास लगाया गया है। अगर आप कभी आए पटना तो पटना के सचिवालय के पास इनकी स्मारक को लगाया गया है। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में पूछा जा रहा है कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था। तो देखिए 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे देखिए भारतीय संविधान लागू हुआ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ है। इसमें मुझे आपको अच्छे से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अच्छी तरह पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं आपको इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आज मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए। तो देखिए मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है वो देखिए, वो पूछा जा रहा है 23 में कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो देखिए यहाँ भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अब पहले जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण थे। पहले जब 1935 से पहले क्या हुआ करता था कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। उसके बाद 1935 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का उसमें एक आर्टिकल के जरिए उसमें किया गया था। तो इसका जो आंसर, इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पहले जो राज्यपाल थे जयराम दौलत राम और पहले मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। अब देखिए उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि उड़ीसा कब बिहार से पृथक हुआ। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं। तो देखिए 1911 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1947 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तब अब बच गया 1937 और 1936, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था और झारखंड 2000 में हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ है जिसमें झारखंड बिहार के साथ था, उसी टाइम ये सीडीपीओ का पहला एग्जाम 1998 में हुआ था। अब आगे देखिए भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वो है, इसमें से कौन सी धारा है? तो देखिए 25 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि धारा नंबर 170 है। 170 धारा में ही भारतीय संविधान को बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए 26 से पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो न्यूनतम संख्या जो होती है वो होती है विधान परिषद में, यानी 40। जैसे कि बिहार में जानते हैं 2 तरह के सदन है, एक विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद है। आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य है भारत के जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। अब देखिए उसके बाद 27 पूछा जा रहा है, ये आपका आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगा, यानी कि आपका ये आ रहा है एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए पूछा जा रहा है चौहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, यानी चौहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति जो एक स्थल है जो अभी स्थित है। तो देखिए किससे? सिंध से, गुजरात से, पंजाब से या फिर बहावलालपुर से। तो इसका जो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में द्वितीय नवीकरण के संबंधित क्षेत्र है। तो देखिए प्राचीन भारत में द्वितीय नवीकरण से संबंधित जो क्षेत्र है, मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका हो जाएगा गंगेय का मैदान है। अब देखिए वत्स का राज्य स्थित था, वत्स का राज्य, ये भी आपका जो आगे एशियन के यानी कि धर्म आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसी से है। तो देखिए जैसे कि महाजनपद काल अगर आप पढ़े होंगे 16 महाजनपद, उसी में वत्स के बारे में बताया गया होगा। तो जब वत्स का राज्य स्थित था, तो वत्स जो राज्य स्थित था वो 29 का ये हो जाएगा, इलाहाबाद के आसपास था, यानी इलाहाबाद के आसपास में ही वत्स के राज था। और ये वत्स जो है 16 महाजनपद का ही हिस्सा में है। अब आगे देखिए 30 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भरहुत एवं अमरावती के सुप्रसिद्ध केंद्र था। तो कि सुप्रसिद्ध केंद्र था भरहुत एवं अमरावती में। तो देखिए 30 का जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से नहीं, शैव धर्म से नहीं, भागवतवाद से नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म से था। अब आगे देखिए ये आ गया आपका इल्तुतमिश शासक था, ये आपका आ गया मेडिवल इंडिया यानी मेडिवल हिस्ट्री का आ गया क्वेश्चन। इल्तुतमिश के शासक था, तो इल्तुतमिश जो शासक था 31 का जो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश के जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसी गुलाम वंश के जो शासक था वो इल्तुतमिश हुआ करता था। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी के नगर के निर्मित हुआ था। तो देखिए फतेहपुर जो सीकरी जो है वो निर्मित किया था किसने, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसको जो निर्मित करने वाला जो शासक था, ये भी आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 32 का क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अकबर के शासन काल में ये फतेहपुर सीकरी नगर का निर्मित किया गया था। हुमायूं का नहीं, शेरशाह सूरी के नहीं, शाहजहां का नहीं, बल्कि अकबर के टाइम पे हुआ था। अब देखिए कोस मीनार है, ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आ गया है आपका। तो देखिए कोस मीनार है, तो कोस मीनार ये कहाँ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दूरी निर्धारक है। एक कोस मीनार क्या है, एक दूरी निर्धारक है, यानी कि कोई मीनार वगैरह नहीं, बल्कि एक दूरी निर्धारक करने वाला कोई यंत्र वगैरह है, तो वही है। अब आगे देखिए 34 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। एहोल में जो दुर्गा मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का, आपको मैं बता देती हूँ, ये होगा चालुक्य के काल में हुआ था, चालुक्य के काल में हुआ था। 35 में देखिए पूछा जा रहा है कि द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रतिफल था किसके था, तो 1935 के थ्रू था, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट के थ्रू था, या फिर मार्लोमेंटो सुधार के थ्रू था, या साइमन आयोग के थ्रू था। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के अंतर्गत था। साइमन कमीशन, तो आप जानते हैं कि साइमन कमीशन जो हुआ था 1927 में, इसका स्थापना भारत 1928 में आया था। इसी साइमन कमीशन में श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, इसी में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखिए 36 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो जो वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 36 का सी हो जाएगा। अब इसमें कुछ डिटेलिंग जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आ गया मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देखिए 36 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो वार्षिक अधिवेशन था उसको सर व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर, यानी कि 28 दिसंबर को, ये 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में आयोजित हुआ था। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि 12 बजे 1885 में 12 बजे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। अब आगे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी उसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से मालूम है इसका आंसर, आप लोग को मालूम होगा, तो इससे लॉर्ड बेलेजी ही था जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अब आगे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ के थे, तो पंजाब के, दिल्ली के, गुजरात के, बंगाल के। तो आप आंसर अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको मालूम चल गया होगा। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा गुजरात के, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो गुजरात में उनका जन्म हुआ था।
अब देखिए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के इंडिया के नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल है, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी का ही लिखा था। इसमें बोला गया था कि भारत ने बहुत लोगों को कर्ज के, भारत के पैसे जा रहे हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहे। इसी पे दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी ऐसे थे जो विदेश में जाकर चुनाव लड़े थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे कि 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था। तो जो 40 का आंसर हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताती हूँ, तो 1911 में। तो देखिए मैं इसको आपको अच्छे तरीके से बता देती हूँ, आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो ब्रिटेन के जो राजा जॉर्ज परचम जो भारत आए थे, वो 12 दिसंबर 19 के एक दिल्ली की भव्य दरबार लगा था। उसी टाइम ये 1905 के विभाजन को पश्चात बंगाल को एक प्रांत रूप के एकीकृत किया गया था। अब देखिए ये केसरिया सुप्रसिद्ध है। तो केसरिया सुप्रसिद्ध किसके लिए है? तो पालसेन के लिए है, या फिर पालसेन तक्षकला के लिए है, बौद्ध स्तूप के लिए है, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए है। तो अगर आप मेरा बिहार स्पेशल वीडियो देखे होंगे, जो भी स्टूडेंट लगातार, उनको आंसर इसका पता चल गया होगा। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, बौद्ध स्तूप के लिए केसरिया है। और केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस स्थल पे है, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए उसके बाद पूछ रहा है कुम्भ का स्थल संबंधित है तो किससे? प्राचीन में पाटलिपुत्रा से, अंग से, चंपा से, राजगीर से। तो देखिए 42 का हो जाएगा ये पाटलिपुत्रा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये कुम्हार जिसको अभी बोलते हैं कुम्हार स्थल जो स्थापित है, ये पटना में यानी कि बिहार के पटना जिले में स्थित है। और यहाँ के इसको आप कुम्हरार पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस यहाँ पे जो लिखा कुम्हरार लिखा हुआ, वैसे कुम्हरार पार्क के नाम से ये जाना जाता है। ये बहुत सारे वहाँ पे प्राचीन टाइम के कुछ थे, लेकिन अभी वहाँ पे अब कुछ नहीं है, हालांकि सब हट गए हैं, लेकिन ये पाटलिपुत्रा से संबंधित है। अब आगे देखिए चंपारण के प्रसिद्ध एक आंदोलन का कारण है जिसका संबंध था। चंपारण में प्रसिद्ध एक आंदोलन था जो चंपारण में जिसका संबंध किससे था? चंपारण आंदोलन आप अच्छे तरीके से जा रहे हैं, किससे संबंधित हो? तो महात्मा गांधी से। इसमें तो आप एकदम अच्छे से आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ही चंपारण आंदोलन का शुरुआत किए थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें 44 में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि थावे के तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है। तो थावे जो है वो कहाँ स्थित है? तो देखिए इस सारे जो जिले हैं ये बिहार के हैं। इस सारे जो जिले हैं बिहार के जिले हैं, और बिहार में 38 जिला है, उन 38 जिले में से ये हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 44 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी गोपालगंज में स्थित है। अगर आप देखे होंगे प्रसिद्ध मंदिर वाला वीडियो मेरा बिहार स्पेशल पे, तो इसका भी आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। अब देखिए 45 पूछा जा रहा है कि 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था। तो ध्यान दीजिएगा पटना में पूछ रहा है किसका? तो अंग्रेजों की फैक्ट्री कब? तो 1763 में। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। 45 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी, यानी कि नवाब मीर कासिम ने ही था जो 1863 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था। यहाँ स्थापित नहीं बल्कि अधिकार यानी कि कब्जा किया था, अधिकार किया था। अब देखिए उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 46 का पूछा जा रहा है आपसे। तो 46 में मैं आपको बता देती हूँ, पूछा जा रहा है कि अग्निवृत्त के इस संदर्भ में से जाना जाता है, यानी अग्निवृत्त। तो देखिए एक सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रशांतीय महासागर तटीय क्षेत्रों के नवीन बलयाकृत पर्वत श्रेणी है, पृथ्वी के तट से ग्रसीय नाभि है, या पृथ्वी के समृद्धीय मैग्मीय परत है। तो देखिए 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के नवीन बलयाकृत पर्वत श्रेणी है। अब आके देखिए टर्नेडो पृथ्वी के एक भयंकर आंधी है जो मुक्ता है, यानी कि टर्नेडो सबसे ज़्यादा जो आता है तो वो तो आता है 47 में, ये आता है अमेरिका में सबसे ज़्यादा टर्नेडो आता है। अब आगे देखिए उसके बाद 48 भारत में विविधता में एकता और देश को कहा जाता है, क्योंकि देखिए भारत को विविधता और एकता का देश कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है भारत को ऐसा? तो देखिए इसका जो आंसर है 48 का वो ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्व सम्मान ऐतिहासिक विरासत के साथ भी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत मिले हैं, और अभी तो बहुत सारे चीज़ों को खोज भी नहीं हुआ है। तो देखिए भारत को इसीलिए विविधता और एकता का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वमान्य ऐतिहासिक विरासत और भिन्न प्रकार की संस्कृति भी पाई जाती है।
आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए नेक्स्ट देखिए 49 पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से भौतिक विभाजन है। तो भारत देखिए, अगर आप यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें विभाजन पढ़े होंगे, भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन में देखिए क्रम संख्या में सजाने के सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए क्रम संख्या में जो सजाने के लिए बताया गया है, तो इसका जो आंसर मैं बता देती हूँ 49 का, ये 49 का आंसर ए हो जाएगा। यानी कि पहले पर्वत, पठार और मैदान। आप मुझे बताइएगा कि पर्वत, देखिए मैं आपको बताती हूँ, पर्वत इस तरीके से होते हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे इस तरीके से टीले होते हैं। लेकिन जो पठार होते हैं ना, ये जो इस तरीके से जाकर ऐसे ऐसे रुक जाते हैं, इस तरीके से ऐसे जाकर रुक जाते हैं, तो ये पठार होते हैं, यानी समतल की ओर, थोड़ा सा ढलान, थोड़ा सा नीचे की ओर। लेकिन जो पर्वत होते हैं डायरेक्टली खड़े होते हैं, और मैदान तो आप जानते हैं बिल्कुल समतल ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भौतिक विभाजन है तो वो पर्वत होगा, फिर पठार होगा, मैदान होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का 50। तो देखिए 50 का जो क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब को बनने के कारण। यानी भारतीय जो मानसून होता है उसका प्रारंभ कब होता है? जब बंगाल की खाड़ी से वो आता है, जब एक अवदाब लगता है। तो जो स्टार्ट होता है 50 का, यानी कि 5 जून या फिर 15 जून से, यानी कि मिड जून से ये जो बंगाल की खाड़ी की ओर से अवदाब जो बनना शुरू होता है हवा का, उसी के क्रम में भारतीय मानसून का आरंभ हो जाता है। तो भारतीय जो मानसून है ये इसका 5 जून होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, भारत ही एक ऐसा है जहाँ पे ये जो ये अलग अलग मौसम दिए गए हैं, यानी कि ठंडा, गर्मी, बरसात, इस तरीके से दिए। बाकी और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सीजन बाय सीजन बांटा हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारत में एक एक चीज़ का महत्ता दी गई है, एक एक चीज़ का मायने बताया गया है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे होती है तो उसका एक उसका मतलब एक उद्देश्य होता है, उसी के जरिए ही किया जाता है। तो चलिए आज जो मैंने आपको बताया ये 50 क्वेश्चन आपको बिहार के सीडीपीओ से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जितने भी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इस सीडीपीओ को 1998 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी टाइम आया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इसमें उसका आंसर आपको लग रहा कि ये नहीं है, तो उसका वजह भी है। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उस टाइम बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, जिसके वजह से उस टाइम का आंसर इसमें दिया गया है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब झारखंड बिहार के साथ नहीं है, 2000 में अलग हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर अभी के अकॉर्डिंग वो होगा, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल के सीडीपीओ का सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। आज मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है, अभी मैं आपको 100 क्वेश्चन और है, क्योंकि उस टाइम भी 150 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 150 मार्क्स का एग्जाम पेपर हुआ करता था सीडीपीओ का। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो हुआ है 1998 में, दूसरा 2005 में, और एक और हुआ 2018 में, और अब जो होने जा रहा है 2021 में होना जा रहा है। तो जो भी सीडीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं, ये तीनों ईयर्स यानी प्रीवियस ईयर्स के तीनों पेपर को आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं पे तो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी दिखे, लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन घुमाया हुआ था। मैं आपको तीनों सेट प्रैक्टिस आप करवा दूंगी बहुत ही जल्द, यानी 1 हफ्ते के अंदर आपको ये तीनों सेट प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। कल फिर 50 से आगे मैं 1998 में जो सीडीपीओ का पीटी एग्जाम हुआ था उसके मैं बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक और इसके नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।